नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर अब एक बार धनंजय पीरामल को अब होश आता है तो वो वहां पर अलेक्जेंडर को अपने सामने देखकर अब उसे रोहित की ही याद आ जाती है कि कैसे उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था। अब उसे सोचकर ही अब धनंजय पीरामल यही सोचता है कि ये उसका रोहित ही है, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी 19 सालों में था। इधर ये सब देखकर अब अलेक्जेंडर बार बार अपने दादाजी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। वो बस अलेक्जेंडर को बार बार कह रहे थे कि रोहित अब तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर ये सारी सिचुएशन को देखकर अब आर्यन जल्दी से अपने मोम डैड को बुलाने के लिए भागता है, लेकिन वो देखता है कि सभी इधर धनंजय पीरामल के कमरे की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बाकी के सभी मेंबर ने सोचा कि अब शायद उनको होश आ गया होगा, इसलिए एक बार उन्हें देखने के लिए चलते हैं। लेकिन जैसे ही अब वो उसके कमरे की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके रूम से आर्यन अभी दौड़ता हुआ आ रहा था, क्योंकि आर्यन यहाँ पर काफी हड़बड़ी में भागता हुआ आ रहा था, जिसे देखकर अब सभी एकदम से ही हैरान हो गए थे कि आखिर अब आर्यन को हुआ क्या। आर्यन इस तरह से दौड़कर क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में धनंजय को होश आ गया है? लेकिन अगर होश आया भी है तो फिर आर्यन इस तरह से क्यों दौड़ रहा है? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? क्योंकि आर्यन को ऐसे देखकर वो सभी अब अपनी जगह पर ही एकदम से रुक गए थे। तो वहीं अब तक भूमिका के साथ रिया भी अब अपने दादाजी के कमरे के ही तरफ जा रही थी, क्योंकि भूमिका को भी इस पल का बहुत ही इंतजार था। दूसरी तरफ इधर आर्यन को ऐसे दौड़कर जाता हुआ देखकर अब अनिका ने आर्यन को रोका और अब आर्यन से पूछा, क्या हुआ है आर्यन, आप ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं? क्या कुछ हुआ है क्या? ये सुनते ही अब आर्यन ने कहा, मम्मा जल्दी से चलो, मम्मा प्लीज प्लीज जल्दी से चलो। आर्यन को इतना हड़बड़ाया हुआ देखकर अब अनिका आर्यन के दोनों कंधों पर हाथ रखती और अब कहती है, आर्यन पहले शांत हो जाओ और बताओ कि हुआ क्या है? तुम इस तरह से पैनिक क्यों कर रहे हो? अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है, वो अलेक्जेंडर को डैड समझ रहे हैं। अब आर्यन की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, कौन समझ रहे हैं? क्या तुम्हारे दादाजी? अब ये सुनते अब अनिका के मुंह से ये सुनते ही आर्यन भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। और इधर अब तक ये सुनते ही अब सभी को एक शौक सा लगा था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर धनंजय अभी अपने इस माइंड ऑफ स्टेट में होंगे, क्योंकि अब अनिका को समझते देर नहीं लगती कि वो अभी भी अपने उसी माइंड ऑफ स्टेट में है जब उनका वो एक्सीडेंट हुआ था। अनिका ने अब सबको ऐसे शौक में देखकर अब अनिका ने सभी से कहा, आप सभी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अभी यहीं पर रुकिए, क्योंकि सबसे पहले मैं जाकर देखती हूँ, क्योंकि पहले मुझे चेक करना होगा कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है, उसी के बाद ही आप सब उनसे मिल सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको वहां पर देखकर वो कुछ चेहरों को पहचाने और कुछ को नहीं, या फिर वो पता नहीं उन्हें कितना कुछ याद होगा और कितना कुछ नहीं, कहीं वो भी हम सबको देखकर एकदम से पैनिक ना कर जाएं। अब ये बात सबको ही अच्छे से समझ में आ रही थी, क्योंकि अनिका एक डॉक्टर है और अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पेशेंट के साथ उसे ट्रीट कैसे करना है। इसलिए ये कहते हुए ही अनिका अब धनंजय पीरामल के रूम की तरफ जाने लगती है। वही अनिका के बताए अनुसार अभी सभी बस वहीं पर ही तब तक अनिका के ही आने का फिर से वेट करते हैं। और यहाँ पर अभी सभी एक दूसरे को ही देखते हैं। इधर बड़ी रानी अब जो कि वहीं पर इन्हीं सभी लोगों में थी, वो अब रोहित की तरफ देखती है। रोहित जो अभी भी आर्यन की इस बात को सुनकर किसी सदमे से में था। रोहित को इस तरह से परेशानी या किसी शौक में देखकर अब बड़ी रानी रोहित के कंधे पर अब अपना हाथ रखती है और अब वो रोहित से कहती है, डोंट वरी रोहित, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अनिका गई है ना उन्हें देखने, और हमें तो इसी बात पर ही खुश होना चाहिए कि
तुम्हारे पापा यानी कि मेरे भाई अभी पूरी तरह से अभी ठीक हैं, कम से कम उन्हें होश तो आया। हमें जब से आलिशा ने बताया था कि आलिशा के नाम पर जिस शख्स की सर्जरी हो रही है वो कोई और नहीं हमारे भाई धनंजय पीरामल है, तो उसके बाद तो सच में मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी, क्योंकि अपने जिस भाई के को मैं न जाने कितने वर्षों पहले उसे खो चुकी हूँ। उस भाई को जब मैंने वो वापस मिलने की एक खुशी दिखाई दी तो सच में मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती। अब जब हमारे साथ इतना अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा ही होगा, इसलिए आप अभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, बस हमें जब हमने इतना लंबा इंतजार किया है तो थोड़ा सा और सही। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वैसे भी देखा जाए तो अब उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि वो भी बस जब तक अपने पापा को अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक शायद वो भी यही कर सकता था। उधर यहाँ पर जहाँ सब लोग आपस में ऐसे खड़े थे वहीं अब तक अनिका धनंजय पीरामल के रूम में आ गई थी। जैसे ही अनिका उस रूम में आती है तो वो देखती है कि अलेक्जेंडर बार बार अपने दादू को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धनंजय पीरामल तो उसे सुन ही नहीं रहे थे। अलेक्जेंडर उन्हें बार बार कह रहा था दादाजी प्लीज सुनिए, लेकिन अलेक्जेंडर की इन बातों पर धनंजय का तो ध्यान ही नहीं था। वो बस कभी अलेक्जेंडर के सिर पर हाथ फेरता, कभी उसके मुंह को अपने हाथों में पकड़ता। वो अलेक्जेंडर के साथ ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। वो भी बस यही कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो रोहित, तुम्हारे डैड हैं यहाँ पर, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अनिका जब ये सब कुछ देखती है तो वो अब समझ जाती है कि इस वक्त धनंजय पीरामल अपने उसी स्टेट ऑफ माइंड में है जब उन्हें रोहित का सच पता चला था। जब उन्हें पता चला था कि रोहित हंसराज मारवा का नहीं बल्कि वो धनंजय पीरामल का बेटा है। अनिका समझ गई थी कि इस वक्त उन्हें आराम की सख्त ही जरूरत है, और वैसे भी वो बहुत ही लंबी नींद से जागे हैं तो उनका ये एक्शन तो जस्टिफाई ही था, क्योंकि ये लोग जानते थे कि उन्हें कितने साल लग गए हैं इतनी इस नींद में से जागने में। लेकिन अभी धनंजय पीरामल को तो अभी इस बात का पता ही नहीं था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल उसने ऐसे कोमा में ही खो दिए थे। लेकिन अनिका भी यही सोचती है कि उन्हें धीरे धीरे इस बात का एहसास होगा, क्योंकि अनिका भी उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती थी। इसलिए अनिका अब अपने मन में सोचती है कि उसे आराम से इस पूरी ही सिचुएशन को अब हैंडल करना होगा, क्योंकि एज ए डॉक्टर अनिका ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए अनिका अब धनंजय के बेड के पास वाले टेबल पर देखती है तो वहां पर उनकी माँ ने एक छोटी सी बोतल और उसके साथ एक इंजेक्शन रखा हुआ था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को शायद इस बात का पहले से ही आभास हो गया था कि जैसे ही धनंजय पीरामल को होश आएगा तो शायद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए स्वाति मल्होत्रा ने पहले से ही वहां पर बोतल और उस इंजेक्शन को रखा था, जिसे देखकर अब अनिका समझ जाती है कि इन्हें अभी इसी चीज की जरूरत है, क्योंकि उसे अपनी माँ के ऊपर भी पूरी तरह से विश्वास था, और अनिका भी जानती थी कि इसी के द्वारा ही इनके दिमाग को अब शांत किया जा सकता है। इसलिए अब उन्हें देखकर अब अनिका कहती है माँ को सच में सब पता होता है कि कब कैसे और क्या करना है। उन्होंने आने वाली सिचुएशन के बारे में पहले से ही वो सच में रोहित से भी ज्यादा पहले से ही तैयार रहती हैं। ये सब सोचते हुए ही अब अनिका टेबल के पास जाती है, और अब वो जैसे ही उसने इंजेक्शन उठाकर बोतल से उस लिक्विड को इंजेक्शन में फिल करने लगती है तो तभी उसके कानों में अब एक आवाज आती है। कहती है स्वाति तुम मेरे बेटे को चेक करो, और उन लोगों ने इसके सिर पर वार किया था ना, और इसे इसे खाई में धक्का दे दिया था, और वो भी मेरी आंखों के सामने। इसलिए स्वाति मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे बेटे रोहित को चेक करो, क्योंकि जब इसे खाई से धक्का दिया गया था तो वो खाई इतनी गहरी थी कि जरूर इसे कुछ ना कुछ तो चोट आई होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा रोहित सही सलामत मेरी आंखों के सामने है। अगर इसे बाहरी कोई चोट नहीं लगी तो इसे इंटरनली कोई इंजरी जरूर हुई होगी। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू इसे एक बार चेक करो।
कुछ भी मैं उस समय अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। तुम देखो ना स्वाति, ये ठीक तो है ना? प्लीज प्लीज एक बार तुम चेक करो ना। क्योंकि धनंजय पीरामल यहाँ पर अनिका को देखकर उसे स्वाति मल्होत्रा ही समझते हैं, क्योंकि अनिका की शक्ल उसकी माँ से मिलती जुलती थी। अब जैसे ही अनिका के कानों में ये आवाज गई तो अनिका हैरान हो गई थी, और ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर भी अपने दादा को हैरानी से ही देख रहा था, क्योंकि अब तक तो अलेक्जेंडर को यही लग रहा था कि वो बस उसे रोहित समझ रहा है, लेकिन अब अपने दादा की ये बात सुनकर अब वो उसे समझते देर नहीं लगती कि वो उसकी माँ को भी उसकी नानी समझ रहा है, यानी कि उस अनिका को स्वाति मल्होत्रा समझ रहा है। इससे पहले कि अब अलेक्जेंडर उन्हें कुछ भी कहता या उन्हें कुछ भी साफ सफाई देने की कोशिश करता कि तभी अब वो अपनी मम्मा को देखता है। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अब अनिका की तरफ देखा तो अनिका अब उसे इशारे से ही चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि अनिका अब कुछ भी नहीं चाहती थी कि अभी वो इतने सालों के बाद जब अपनी कोमा से बाहर आए हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी अभी पता चले। वहीं दूसरी तरफ इधर धनंजय अनिका को जिसे वो अभी भी स्वाति मल्होत्रा ही समझ रहा था, तो अब वो उसे कह रहा था, चोट तो तुम्हें भी लगी होगी ना स्वाति, करण को बचाते हुए। बताओ ना कैसा है मेरा दोस्त, तुमने उसको बचा लिया ना स्वाति। स्वाति तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, और तुम्हें कितनी चोट लगी है? क्या तुमने उससे उसकी बेटी अनिका का सारा सच बता दिया या नहीं? क्योंकि तुम तो उसे ये सब बताने वाली थी ना, तो उसका क्या रहा? और वैसे पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मेरा दोस्त कैसा है? करण ठीक तो है ना? तुम उसे बचाने में कामयाब तो हुई ना? वैसे अच्छा किया स्वाति, बस करण इतना ध्यान दे कि जब तक उसकी बेटी अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर लेती वो उसे ना बताए कि वो उसकी बेटी है, क्योंकि अब इस चीजों के बारे में करण को ही पूरी तरह से सोचना होगा, क्योंकि वो अगर उसे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है इस दुनिया से तो उसे इस बात को छुपाना ही होगा। पूरी दुनिया को लगता है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत यहाँ पेरिस से हुई है, लेकिन ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो उस राजीव गुलेरिया और करण गुलेरिया पर किया गया था, क्योंकि वो उसकी शुरुआत तो यहीं से ही हो गई थी, और उन लोगों को उनके बच्चे चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को अनिका के बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए मुझे करण को भी अब वॉर्न करना होगा कि वो अब अनिका का सच किसी को भी ना बताए, वो किसी को भी ये जाहिर ही नहीं होने दे कि तुम करण गुलेरिया की बेटी इस दुनिया में पैदा हो चुकी है। अनिका ही करण गुलेरिया की बेटी है। अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अपनी उन्हीं बातों को लगातार अनिका के सामने कहे जा रहा था। अब वो अपनी बातों को फिर से कहता है, स्वाति 1 मिनट तुम ध्यान देना इस बात पर। अब धनंजय पीरामल की इन बातों ने तो अब अनिका को एकदम से 440 वोट का एक झटका सा दे दिया था, क्योंकि जो बातें अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अब सब उसे स्वाति समझकर कह रहा था, वो बातें तो अभी तक अनिका को पता भी नहीं चली थी कि उस समय पर ऐसा कुछ भी हुआ था। लेकिन फिर भी अब वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो एक पल भी नहीं चाहती थी कि अभी उसके पापा को यानी कि धनंजय पीरामल को अभी किसी भी तरह का उसके ऊपर शक हो कि वो स्वाति नहीं बल्कि अनिका है। इसलिए अनिका ने अब उसके सामने अपनी इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल करते हुए अब उसने धनंजय पीरामल को वो इंजेक्शन लगा दिया जो वहां पर पहले से ही स्वाति मल्होत्रा ने टेबल पर रखा हुआ था। और जैसे ही अब उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बाद उस इंजेक्शन के असर अब धनंजय पीरामल पर हुआ, तो अब कुछ ही देर में अब दोबारा से धनंजय पीरामल यहाँ पर अपनी गहरी नींद में सो गए थे। यहाँ भी अलेक्जेंडर अब अनिका की तरफ देखता है। अब अनिका को देखकर अब अलेक्जेंडर अनिका से पूछता है, मॉम ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट वही है ना जो मेरे ऊपर भी हुआ था? एम आई राइट मॉम? क्योंकि जिस तरह से दादाजी ने भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की है और जब मैं 6 साल तक वहां पर था तो मैंने भी ऐसी कुछ बातें सुनी थी। तो मॉम मुझे सच सच बताना, ये वही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है ना? और जिस दवाई के लिए 6 साल पहले आप और डैड दोनों ही लंदन गए थे, क्या ये वही है? अनिका जानती थी कि उसके बच्चे कितने ही इंटेलिजेंट हैं। अगर वो अपने बच्चों को बताएगी या कुछ समझाएगी तो वो जरूर समझ जाएंगे। अनिका को अपने बच्चों पर पूरी तरह से विश्वास था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को अभी इन मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी,
क्योंकि जिस तरह से ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की जड़ें इतनी फैली हुई थी, उसे देखकर तो अब अनिका को यही लगता है कि जब तक वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकती है, उसे इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इसके हिसाब से अभी उसके बच्चे सच में एज में छोटे ही हैं, भले ही वो 12-13 साल के क्यों नहीं हो गए हों, लेकिन इसलिए अभी उसे इन सब में इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनिका जानती थी कि रोहित चाहता है कि उसके बच्चे अभी अपना बचपन एंजॉय किए, जो खुद अनिका भी वही चाहती थी। क्योंकि रोहित और अनिका ने कभी अपना बचपन एंजॉय नहीं किया था, इसलिए रोहित के साथ साथ अनिका भी यही चाहती थी। वो भी से ही इनके बचपन को अभी इन्हीं सब में इन्वॉल्व करके ख़त्म नहीं करना चाहती थी। इसलिए अनिका अब अलेक्जेंडर से कहती है, बेटा आप जाओ और जाकर बाहर सभी से कह दो कि दादाजी अभी आराम कर रहे हैं, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है और उन्हें होश आने में अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। क्योंकि जहाँ तक उन सब ने इतना इंतज़ार किया है, तो थोड़ा सा इंतजार और सही। एंड आई एम मेक श्योर कि अब की बार जब वो जागेंगे तो वो नॉर्मली फील करेंगे। अब अपनी मॉम की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर भी उस रूम से बाहर निकलकर चला जाता है। हालांकि जो सवाल अलेक्जेंडर ने अपनी मॉम से पूछा था, अलेक्जेंडर को उसका जवाब जरूर चाहिए था, लेकिन जब अनिका ने उसे वहां से बाहर जाने के लिए कहा, तो अब अलेक्जेंडर भी समझ जाता है कि उसकी मॉम अभी उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती, और अगर वो उसके लिए जरूरी हुआ तो उसकी मॉम उसे जरूर बताती। इसलिए अब अलेक्जेंडर ने भी उस बात को अभी के लिए वहीं छोड़ दिया। और इतना ये सब सुनकर अब वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो वहीं यहाँ पर अब धनंजय पीरामल की बातों ने अभी अनिका को सोचने पर बहुत ही मजबूर कर दिया था। क्योंकि भले ही यहाँ पर धनंजय पीरामल अपनी गहरी नींद में चले गए थे, लेकिन अनिका के दिमाग में तो ये सारी ही बातें उसकी अभी भी ऐसे गूंज रही थी, जैसे पता नहीं कितने ही माइक में ये सारी बातें गूंज कर उसके दिमाग तक सिग्नल पहुंचा रही थी। क्योंकि ये सब सोचकर और ये सब सुनकर वो इतनी परेशान हो गई थी कि अब वो ना चाहते हुए भी अब इन्हीं बातों को ही सोचने पर मजबूर थी। अनिका जानती थी कि उसकी ही तरह आकाश और आलिशा को भी पता नहीं था कि उसके पापा कौन हैं। जिस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को अनिका क्रिस्टोफर की समझ रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को तो किंग ने शुरू किया है, वो तो सच में अगर देखा जाए तो किसी और ने किया हुआ था, और वो भी उसके पापा के ऊपर ही। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अब अनिका यही सोच रही थी कि आखिर उन लोगों को करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया के बच्चे ही क्यों चाहिए, वो किसी और के भी तो बच्चों को ले सकते हैं। और वैसे भी उन लोगों ने आज तक न जाने कितने ही बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया भी है। क्या पाना चाहते हैं वो इस एक्सपेरिमेंट से, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इतने सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्यों कर रहा है। और अगर वो उसे करण और राजीव के बच्चे चाहिए तो उनको लेकर वो फिर क्या प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन इतना तो अभी मैं भी श्योर हूँ कि पापा इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। क्योंकि अगर ये बात पापा और राजीव अंकल से रिलेटेड है तो जरूर उन्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा कि वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो चुके हैं। और आखिर कौन हो सकते हैं वो जिन्होंने पापा और राजीव चाचा के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। अपने इन्हीं ख्यालों को अब खुद से दूर करते हुए अब अनिका उस रूम से जल्दी से बाहर निकल कर आ जाती है। जैसे ही अनिका अब उस रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि सभी लोग यहाँ से चले गए थे, क्योंकि अलेक्जेंडर ने वहां पर आकर अनिका से पहले ही सबको ये सब बोल दिया था। इसलिए अब वहां पर जो लोग धनंजय से मिलने के लिए खड़े थे वो भी वहां से अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन रोहित अभी भी वहीं पर ही ज्यों का त्यों खड़ा था, क्योंकि रोहित को अभी भी यहाँ पर अपने पापा की ही चिंता हो रही थी। रोहित को वहां पर एज ए स्टेचू खड़ा हुआ देखकर अब अनिका समझ गई थी कि इस वक्त मिस्टर मारवा कितने ही इमोशनल होंगे, क्योंकि जिस हाल में अनिका उसे छोड़कर गई थी रोहित बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा था। अनिका अब रोहित के पास जाती है और वो अब उसे हक करते हुए कहती है, डोंट वरी मिस्टर मारवा, इट हैपन्स। इतने वक्त के बाद पापा की एकदम से आंखें खुली हैं तो उन्हें अभी उसी दिन का ही वो इंसिडेंट याद है जब उनकी आंखें बंद हुई थी। क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो इतने सालों तक वो कोमा में थे, तो अगर हम उन्हें उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे तो आई एम मेक श्योर कि वो पूरी तरह से उन्हें समझेंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए बस उन्हें, वो जल्दी ही सब कुछ समझ जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम सब उन्हें बताएंगे कि इतने सालों तक वो कोमा में थे। अब ये सुनते ही अब रोहित ने कहा, मैं समझ रहा हूँ अनिका, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों को या पापा की सिचुएशन को नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे डर तो इस बात का
है कि क्या वो ठीक हो जाएंगे, क्या वो मुझे पहचानेंगे कि मैं ही उनका बेटा हूँ। एंड डोंट वरी अनिका, मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में तुम चिंतित मत हो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अब रोहित से दूर होते हुए कहती है, ठीक है फिर मिस्टर मारवा, अभी हम रूम में चलते हैं क्योंकि अभी पापा को आराम की जरूरत है, अभी यहाँ पर रहने का और कोई फायदा ही नहीं है। ये सुनकर अब रोहित उसे कहता है कि मेरे ख्याल से इस वक्त हमें करण पापा के साथ होना चाहिए, क्योंकि करण पापा की भी मुझे हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अलेक्जेंडर की बात को सुनकर वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे जब उन्हें पता चला, जब अलेक्जेंडर ने उन्हें आकर यहाँ पर ये सब बताया। ही नीड्स यू, और मैं भी बड़ी रानी के पास जा रहा हूँ क्योंकि उन्हें भी अभी शायद अपनों की बहुत ही जरूरत है। वैसे तो आलिशा है उनके साथ रहने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा, बिल्कुल मिस्टर मारवा, आपको सच में वहां पर जाना चाहिए। और वैसे भी भूमिका कैसी है, वो ठीक तो है ना? आपको तो याद है ना कि कल रात पापा को देखने के बाद वो किस तरह से रोने लगी थी। अरे भूमिका तो सच में एकदम से इतनी टूट गई थी जिसे शायद मैंने आज तक इतना रोते हुए ना देखा हो। ये सुनते ही अब रोहित ने भी कहा, हाँ वो भी ठीक है, और बच्चे उसी के साथ हैं, और निखिल भी तो है ना उसे संभालने के लिए, क्योंकि अनिका हमारे से ज्यादा तो निखिल ही अब भूमिका को संभाल सकता है। ये बात सुनते ही अब अनिका ने अब रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, आयशा माँ का क्या, वो कैसी हैं? क्या वो जाग गई हैं या वो अभी भी उस दवाई के असर में ही हैं? अभी अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा, अभी तक तो नहीं अनिका, क्योंकि अभी भी वो अपने उस इंजेक्शन के असर में ही है। वैसे भी सावित्री आंटी माँ के साथ ही है, उन्हें जैसे ही होश आएगा वो हमें बता देंगी। अभी ये सुनते ही अब अनिका ने रोहित से कहा, क्या पापा अकेले हैं या उनके साथ भी कोई है? अब इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है, नहीं, आकाश, मयूर और अंजलि मामी उनके साथ ही हैं। ये कहते हुए ही अब अनिका ने कहा, मिस्टर मारवा, मेरे ख्याल से हमें रूम में ही चलना चाहिए। वो क्या है ना कि मुझे आपको कुछ और भी बताना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने स्वाति माँ को देख लिया है। मुझे पूरी तरह से तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे शक है इस बात का कि बच्चे माँ को देख चुके हैं। अब अनिका की अचानक से ये बात सुनकर अब रोहित एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि रोहित को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। इसलिए रोहित अब अपनी हैरानी में ही कहता है, क्या कह रही हो अनिका? बच्चों ने देख लिया, लेकिन कैसे? अब खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद अब रोहित अनिका से अब रूम में चलने के लिए ही कहता है, क्योंकि वो यहाँ पर अभी स्वाति मल्होत्रा के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। रोहित ही के रूम में चलने की बात सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और वो दोनों ही अब जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने रूम में पहुंचते हैं तो रोहित अब अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है ताकि उन दोनों के बीच की बातें किसी को भी सुनाई ना दे। और वो अब अनिका से ही पूछता है कि अनिका, तो तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों ने माँ को देखा है या उन्हें उसके बारे में पता चल चुका है? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका एकदम से ही खामोश हो जाती है और अब वो कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इधर भूमिका अपने रूम में ही रोए जा रही थी, क्योंकि भूमिका अपने आप को सच में बहुत ही स्ट्रोंग करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो स्ट्रोंग थी भी, लेकिन आज वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए उसका रोना आज रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि जब से उसने धनंजय पीरामल को देखा था तब से उसका रो रो कर बुरा हाल था। वही रिया भी उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती है, बुआ आप तो बहुत ही स्ट्रोंग है ना, देखो ना आप हमेशा से ही कितनी स्ट्रोंग थी, फिर आप आज ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? बुआ देखो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको ऐसे रोता हुआ देखकर, क्योंकि आप रोती हुई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मेरी बुआ हंसते हुए और वो एकदम से एक स्मार्ट लड़की की तरह स्ट्रोंग ही अच्छी लगती हैं। आप तो मेरी स्ट्रोंग बुआ होना बुआ, सबसे बेस्ट मेरी इंस्पिरेशन आप ही हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दादाजी कैसे हैं?
मेरा मतलब है कि उनका नेचर कैसा है, क्या वो बहुत ही गुस्सा करते हैं क्या? क्योंकि आपको तो बुआ जी उनके बारे में सब कुछ पता होगा ना। वैसे तो बहुत हैंडसम है दिखने में, तो वो मुझे सच में बहुत ही पसंद आए, क्योंकि वो सच में बहुत ही हैंडसम है, बिल्कुल डैड की तरह। रिया की इस बात ने तो भूमिका के चेहरे पर एक जादू सा बिखेर दिया था। उसने अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ रिया, वो सच में बहुत ही अच्छे हैं। जितने हैंडसम वो चेहरे से ही हैं, उतना ही सुंदर उनका दिल भी है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूं, उन्हें डिसिप्लिन बहुत ही पसंद है। वो हमेशा से ही हेल्दी फूड के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। उन्हें बाहर की चीजें, जंक फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जब भी मारवा हाउस आते थे ना, तो हम सभी बच्चों की वहां पर परेड निकालते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। वो हम सभी के बीच में कंपटीशन करवाते थे, ताकि हम फिजिकली स्ट्रोंग रहें। और तुम्हें पता है रिया, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना ही, ये बात मैंने सिर्फ अपने ताऊजी से ही, यानी कि तुम्हारे दादाजी से ही कही थी, क्योंकि मैंने पहली बार उनसे ही अपने पुलिस ऑफिसर बनने की बात को कहा था, और उन्होंने भी सच में मेरी इस सोच को बहुत ही अप्रिशिएट किया था। भूमिका की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, इसका मतलब कि डैड बिल्कुल अपने डैड पर ही गए हैं क्या? दादाजी मुझे पास्ता नहीं खाने देंगे क्या बुआ? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हो कि दादाजी को हेल्दी फूड पसंद है, इसलिए अगर मैं उनके सामने पास्ता खाऊंगी तो क्या वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे? अब रिया की ये बात सुनकर अब आर्यन जो वहीं पर ही इन दोनों की बातें सुन रहा था, अब आर्यन ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना रिया। मैं तो दादाजी से फिर तो बिल्कुल ही कहूंगा कि वो तुम्हारा सारा का सारा जंक फूड खाना ही बंद करवा दें, क्योंकि तुम पूरा दिन ही तो जंक फूड खाती रहती हो। और अगर सच में ऐसा हुआ ना, तो फिर तो मुझे तो मजा ही आने वाला है, क्योंकि रिया भी फिर जंक फूड को छोड़कर अपने दादाजी की बातों को तो जरूर ही मानेगी और वो हेल्दी फूड खाएगी। अपने भाई की ये बातें सुनकर अब रिया उसे घूर घूर कर गुस्से में देखने लगती है, क्योंकि उसे आर्यन की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जहां एक तरफ रोहित के पैलेस में सभी अभी धनंजय को लेकर थोड़ा सा इमोशनल थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया के पैलेस में राजीव उस रूम में था जहां पर 2 दिन तक कविनालिशा यहाँ पर रही थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 दिन तक कविनालिशा को इसी एक ही रूम में रखा हुआ था, इसलिए वो इसी रूम में था। वैसे तो सबकी नज़र में कविनालिशा किडनैप हुई थी, लेकिन असल में देखा जाए तो राजीव गुलेरिया ने उसे अपने पैलेस में कविन बनाकर ही रखा हुआ था। राजीव जितना खुश इन 2 दिनों में था अपनी बेटी को साथ में देखकर, उससे ज्यादा खुशी उसे शायद कभी अपनी जिंदगी में ना हुई हो। वो जो भी फरमाइश कर रही थी, राजीव उसे तुरंत ही पूरा कर देता। आलिशा के इस रूम को राजीव ने उसी वक्त उसके लिए बनवाया था जब वो यहाँ पर आई थी। 2 दिन के अंदर ये रूम कविनालिशा के टेस्ट के हिसाब से ही बनवा दिया गया था, क्योंकि जिस दिन आलिशा राजीव गुलेरिया के पैलेस में लाई गई थी, उसी दिन वो समझ गया था, क्योंकि जिस दिन कविनालिशा पहली बार यहाँ पर राजीव गुलेरिया से मिलने के लिए उसके पैलेस में आई थी, उसी दिन वो समझ गया था कि आलिशा का टेस्ट बिल्कुल उसके डैड के जैसा ही है, यानी कि मेरे जैसा ही है। पूरे रूम में रखे हुए फ्लावर वास में ऑर्चिड की हर एक वैरायटी के फूलों को रखवाया गया था। यहाँ राजीव गुलेरिया अपने इन्हीं ख्यालों में ही था कि तभी अब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया है। अपने दरवाजे की आवाज को सुनकर अब राजीव गुलेरिया अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आता है, और अब अपने ख्यालों से बाहर आते हुए वो सोचता है कि अब इस वक्त कौन होगा। इसलिए वो दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोलता है, तो वो देखता है कि वहां पर दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि महेंद्र खड़ा हुआ था। महेंद्र को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखकर अब राजीव गुलेरिया उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब महेंद्र ने कहा, मुझे अंदर नहीं आने दोगे क्या, या तुम बाहर ही मुझसे ये सब सवाल जवाब करते रहोगे? हाँ ठीक है, माना कि ये तुम्हारा प्राइवेट मूवमेंट है, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी बेटी की यादों के साथ जुड़ना चाहते हो, लेकिन मेरे भाई मुझे तो प्लीज अंदर आने दो ना, क्योंकि हम दोनों तो कितने पुराने दोस्त हैं।
अब ये सुनते ही राजीव गुलेरिया अब उसे कहता है कि ठीक है, ज़्यादा ड्रामा मत करो, तुम आ जाओ। ये सुनते ही अब महेंद्र भी उस कमरे के अंदर आ गया। कमरे के अंदर आने के बाद अब महेंद्र दरवाजे को बंद कर देता है और वो अब राजीव गुलेरिया से कहता है कि यार तू भी सच में कितना गजब इंसान है ना, अपनी बेटी को याद करने के लिए यहाँ उसके रूम में क्यों बैठे हुए हो तुम? एक बार पूरे पैलेस को देखो, सारे ही कर्टेन्स के कलर वाइट, पिंक और पर्पल हैं। और हाँ, हेड शेफ को बोल के अब कुछ और बना दे। समझ में ही नहीं आता कि क्या कहा आलिशा ने हेड शेफ से कि वो सिर्फ उसी की ही पसंद की ही डिशेज अभी भी बनाई जा रहा है। हालांकि कविन आलिशा अभी यहाँ से चली गई है, लेकिन वो अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी उसी की ही पसंद की चीजों को बनाई जा रहा है। यार सच बताऊं ना, मैं तो दुखी हो गया हूँ वो सारा खाना खा कर। सच में पता नहीं, मैं अगर और कुछ पल यहाँ पर रुका तो ऐसे मैं तो यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। अब ये महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया के चेहरे पर एकदम से ही स्माइल आ गई थी, क्योंकि महेंद्र को इस तरह से परेशान देखकर अब वो समझ गया था कि सच में महेंद्र की क्या हालत हो रखी है। ये देखकर अब महेंद्र अब उससे पूछता है, क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम और इस तरह मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? अरे मैंने क्या गलत कहा? क्योंकि मैं तो तुम्हें सही ही कह रहा हूँ। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही यही सोच रहा था कि मेरे दोनों ही बच्चे बिल्कुल अपनी माँ पर ही गए हैं। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र ने कहा, आलिशा को देखने के बाद भी तू ये कह रहा है? भाई वो जिस हिसाब से यहाँ ऑर्डर दे रही थी ना, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो सिर्फ तू ही कर सकता है जो कविन आलिशा यहाँ पर कर गई है।